नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं और देखिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अभी कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश की है। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन लगातार लड़ रहा है ये लड़ाई। साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया है कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में रूस परमाणु हथियारों के से जुड़ी हुई गतिविधियों को भी बढ़ा रहा है। तो आरोप लगाते हुए यह बड़ा बयान दिया गया यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से और साथ ही यूक्रेन दुनिया से अपील कर रहा है कि पुतिन को रोकिए। यूक्रेन लगातार पूरी दुनिया से मदद भी मांग रहा है और रूस को रोकने की अपील भी कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा आरोप, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में गतिविधियां बढ़ा रहा है रूस और कोशिश है कि पुतिन ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया जाए। बड़ा आरोप यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाया गया है। तो देखिए, एक तरफ यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा आरोप लगाया है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर पलटवार किया है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। तो आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। एक तरफ आपने देखा यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, तो रूस इस पर पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने प्रतिबंधित फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो युद्ध के बीच रूस का यूक्रेन पर और यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान और एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच उन छात्रों का भी जिक्र लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है। उनसे जुड़ी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो भारतीय छात्र यूक्रेन में बहुत सारी जगहों पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही रोमानिया का रुख कर लेते हैं। रोमानिया से हमारे साथ पूनम जोशी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि रोमानिया में उनके साथ उनके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और वहां से उनको निकाला भी जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। पूनम, मैं आपसे ही चाहूंगी, आप जरा बताइए वहां के हालात इस वक्त क्या हैं? आज रोमानिया में मैंने लगभग 450 स्टूडेंट्स को आते हुए देखा। सुबह से उनका आना शुरू हुआ था और ये कमरा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय खाली है। ये अभी बस 10 मिनट पहले तक लगभग 450 स्टूडेंट्स से भरा हुआ था, जिनमें से कि 250 के करीब को फ्लाइट में दिल्ली वाली फ्लाइट में आज रात को भेजा जा रहा है। बाकी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में भेज दिया गया है और ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 600 से 700 स्टूडेंट्स और आज रात भर में यहाँ पर लाए जाएंगे। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं यूक्रेन बॉर्डर पर अटके हुए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स यहाँ लाए जाएंगे और ऐसा बताया गया है कि एक पूरा वीक लॉन्ग प्रोग्राम है, पूरा हफ्ते का प्रोग्राम प्लान्ड है, जिसमें कई फ्लाइट्स जो हैं स्टूडेंट्स को भर भर के ले जाएंगी और हर स्टूडेंट ने अपने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि यूक्रेन तक पहुंचने के लिए उनको बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही रोमानिया से यहाँ के इंडियन मिशंस ने टेक ओवर किया तो उनकी जो है जर्नी काफी आसान हो गई। और उन स्टूडेंट्स की आप बीती भी एबीपी न्यूज लगातार सुन रहे हैं। ठीक है पूनम, आप हमारे साथ रहिए, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी। कोई भी वहां से अपडेट होगा तो वो भी आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह गंभीर आरोप लगाया कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में गतिविधियां बढ़ा रहा है रूस। साथ ही वो कह रहे हैं कि पुतिन की कोशिश है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए और इस पर रूस का पलटवार भी, क्योंकि रूस कह रहा है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। प्रणय जो कि ग्राउंड जीरो पर है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन गंभीर आरोप विदेश मंत्री की तरफ से जो कि यूक्रेन के हैं, वो कह रहे हैं कि रूस की कोशिश है घुटनों पर लाया जाए। देखिए
दिमित्री कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से रूस के खिलाफ बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यूक्रेन ने बिना शर्त बेलारूस में जाकर रूस से बातचीत करने का फैसला किया है, रशियन एग्रेशन या रशियन जो सैनिक कार्रवाई है उसे रुकवाने के लिए। यानी ये जो चीज़ थी जिससे दिमित्री कुलेबा कह रहे थे, वो एक तरीके से वेस्ट में जो अलाइज हैं यूक्रेन के, जो यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, उन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि हमने आपको डिच नहीं किया है। ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़्यादा है और ये उनका आग्रह था कि जो पश्चिमी देश हैं वो और सख्त कार्रवाई करें रूस के खिलाफ, रूस पर और दबाव बनाएं। लेकिन बातचीत की मेज़ पर यूक्रेन को अब जाना है। वो बेलारूस के पर्याप्त नदी जो है उसके पास में जो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर है वहाँ पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी और अब सबकी नज़रें इस चीज़ के ऊपर होंगी कि किन स्थितियों के साथ, किन परिस्थितियों के साथ, किन शर्तों के साथ में एक नया समझौता होता है, क्योंकि बेलारूस में होने वाला ये दूसरा समझौता होगा। इससे पहले का जो मिन्स्क एग्रीमेंट था उसको लेकर 2014 के बाद से अब तक उस पर की गई कार्रवाई को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, बहुत सारी बातें कही जाती रहीं और उसके बाद डॉनबास के इलाके की जो पूरी समस्या थी, जिसके अंदर लुहांस्क और दान्यास्क दो अलग अलग प्रांत बना के या उन्हें अलग देश की मान्यता देने का रूस ने कदम उठाया और ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा वो भी मिन्स्क एग्रीमेंट से ही शुरू हुआ था, जो कि बेलारूस में है, बेलारूस की राजधानी है। तो ऐसे में बेलारूस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस दोनों ही सोवियत संघ से निकले हुए देश हैं। अगर आप देखें तो रूस एक बफर बना के रखना चाहता है नेटो और अपने बीच में, और ये उसकी कार्रवाई होगी। किन शर्तों के साथ अब ये बातचीत होती है, क्या समझौता होता है, महत्वपूर्ण बात वो होगी। जहां तक चेर्नोबिल का सवाल है, निश्चित रूप से एक तरफ रूस का अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को एक्टिवेट करना, दूसरी बात न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है चेर्नोबिल का, जहां 1986 में भीषण हादसा हो चुका है, उस जगह को बेलारूस से दाखिल होते ही सबसे पहले चेर्नोबिल को कैप्चर करना, जो कि कीव से महज 130 मील की दूरी पर है। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से डोमिनेट करना चाहता है रशिया इस पूरे एरिया को, इस पूरे रीजन को, और यूक्रेन के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, यूक्रेन की जो ताकत है उसको वो दबाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए यूक्रेन को कि रूस के प्रभाव में रहना ही उसके लिए हितकर है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश इस पूरी जो कार्रवाई है उसमें साफ साफ नजर आती है। लेकिन उसका असर क्या होगा, क्योंकि अब तो बातचीत की बात कही जा रही है। दोनों देश बेलारूस जो कि एक जगह तय की गई है वहां पर बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं आमने सामने। प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच चुका है दोनों ही देशों का। क्या होगा उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। प्रणय, आप रहिएगा हमारे साथ आगे भी। लेकिन यूक्रेन में देखिए युद्ध जारी है और ये युद्ध अभी शुरू हुआ है, इसमें बहुत कुछ होना आगे अभी बाकी है। ये जंग दिन, 2 दिन या फिर 4 दिन नहीं चलने वाली, बल्कि आने वाले वक्त का इतिहास बदल कर रख देगी। रूसी हमले ने यूक्रेन को जिस हालत में इस वक्त पहुंचा दिया है, उसके बाद दुनिया को ये चिंता और ये डर अब सताने लगा है कि क्या यूक्रेन बन सकता है यूरोप का अफगानिस्तान। वही अफगानिस्तान जहां रूस और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से जो अराजकता शुरू हुई वो आज तक जारी है। क्या होगा जंग के दौरान और जंग के आगे यूक्रेन का भविष्य? क्या यूक्रेन में मौजूद है अफगानिस्तान वाला कल? क्या बीता हुआ कल आने वाले कल में रिपीट हो सकता है? ये जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या यूक्रेन बनेगा अफगानिस्तान? जनता खून दे रही है, यूक्रेन की आजादी का सवाल है। आम यूक्रेनी हथियार उठा रहे हैं, मातृभूमि को बचाने का प्रश्न है। पब्लिक बम बना रही है, रूस को जवाब देने की तैयारी है। ये जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में हो रहा है, और रूस और अमेरिका के तौर पर इसमें शामिल देश वही हैं जिन्होंने कुछ दशक के अंदर अफगानिस्तान का भूत, भविष्य और वर्तमान बदल कर रख दिया था। अफगानिस्तान की लड़ाई जिन परिस्थितियों में शुरू हुई थी, उसका बहुत सारा सिरा यूक्रेन में जो कुछ आज हो रहा है उससे जुड़ा दिखाई देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लोगों से देश के लिए हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। वो रूसी सेना के खिलाफ लोगों से पेट्रोल बम चलाने को कह रहे हैं और साथ ही लोगों से बोल रहे हैं कि अपने परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेजकर 18 साल से ज़्यादा उम्र का हर व्यक्ति मैदान जंग में यूक्रेन के लिए लड़े। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये लड़ाई अगर संघर्ष विराम तक नहीं पहुंची तो और ज़्यादा लंबी चल सकती है और इतिहास में एक बार फिर वो तस्वीर नज़र आ सकती है जैसी अफगानिस्तान में रूस के दखल के बाद देखने को मिली थी। क्या यूक्रेन बन सकता है अफगानिस्तान?
क्या शीत युद्ध की वापसी हो सकती है? क्या नाटो लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है? जब अफगानिस्तान के अंदर 70 और 80 के दशक में रूसी सेनाएं दाखिल हुई थी तो अमेरिका का क्या रवैया रहा? अमेरिका ने पाकिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल किया? अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपको लगेगा कि यूक्रेन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हम देखने जा रहे हैं। जर्मनी हथियार सप्लाई करने को तैयार है, फ्रांस भेज रहा है और हंगरी और रोमानिया जैसे मुल्क भी जो नेटो के सदस्य हैं वो इस तरीके की मदद देने को तैयार हैं। तो ये कहाँ लेके जा रहा है यूक्रेन को? बिल्कुल ये यूक्रेन को यूरोप का अफगानिस्तान बनाने की कवायद में है यूएसए, और नेटो सदस्यों को पाकिस्तान के रोल में अदा कर रहा है, धकेल रहा है यूरोप के अंदर अमेरिका। 80 के दशक में जिस तरह अफगानिस्तान पर रूस ने कब्जा किया था, तब शुरू हुई थी एक जंग जिसमें अफगानिस्तान में मौजूद रूसी सेना पर वहां के मुजाहिदीनों ने हमले करना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए हथियार से लेकर ट्रेनिंग और पनाह का इंतजाम किया था। वैसा ही कुछ यूक्रेन में भी शुरू होता दिखाई दे रहा है। रूस की सेना 1979 में जब अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो उसके खिलाफ स्थानीय स्तर पर एक विरोध खड़ा हुआ जो मुजाहिदीन कहलाए। इन मुजाहिदीनों को सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने हथियार दिए और तमाम रसद पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के इन मुजाहिदीनों तक पहुंची। यूक्रेन के खिलाफ रूस के इस ऑपरेशन के विरुद्ध भी कुछ ऐसी ही तस्वीर खड़ी होती अब नजर आ रही है। नाटो के देश यूक्रेन की मदद के लिए लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देशों में यूक्रेन की मदद के लिए चंदा उगाही हो रही है, तो साथ ही कई देश यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ इस लड़ाई को यूक्रेन लंबे वक्त तक लड़ सके। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और यूक्रेन में क्या हो रहा है। 1979 रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। सन 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस के खिलाफ मुजाहिदीन लड़े, यूक्रेन की जनता लड़ने को तैयार। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को बढ़ाया, अमेरिका यूक्रेन को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब सहयोगी बने, नेटो देश दे रहे हैं सहायता। आजादी की लड़ाई आतंकवाद बने, संघर्ष बढ़ा तो अलगाववाद बढ़ेगा। अफगानिस्तान में रूसी सेना से लड़ने वाले लोग दरअसल पढ़ाई लिखाई करने वाले युवा थे, तालीम लेने वाले यानी तालिबान। जिस तरह उन्होंने रूस से लड़ने के लिए हथियार उठाए तो रूस को वहां से हटना पड़ा, लेकिन जब बदली हुई परिस्थिति में अमेरिका को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, अफगानिस्तान में सेना भेजनी पड़ी, तब तक वो तालिबान बन चुके थे। उनका रंग बदल चुका था, वो आतंकवादी बन चुके थे। कुछ उसी तर्ज पर यूक्रेन के राष्ट्रपति 44 साल के युवा ही हैं और युवाओं से ही वो जंग करने का आह्वान कर रहे हैं। यूक्रेन में नागरिकों के बीच हथियार बांटे जा रहे हैं, उनसे पेट्रोल बम से हमला करने को कहा जा रहा है। यूक्रेन के एक मंत्री की हथियार उठाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी सभ्यता और पहनावे वाले नए तालिबान का जन्म होने लगा है। अब यूक्रेनियन आर्मी का जो वजूद है वो तकरीबन मिट चुका है। जिस तरीके से एक फौज काम करती है, अब यूक्रेनियन आर्मी वैसी नहीं रही। रशियन इन्वेजन के चलते वो टुकड़ों में बंट चुकी है, कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो चुका है और अब ये गुरिल्ला वॉर की तरफ ही अग्रसर है। और ऐसे में जिस तरीके से हथियार नेटो मुल्कों की तरफ से दिए जा रहे हैं या उसकी प्रॉमिस करी जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आप गुरिल्ला वॉरफेयर या इंसर्जेंसी जैसी घटनाएं देखेंगे। बहुत सारा कुछ इशारा इतिहास के लौटने का दिखाई दे रहा है और यूक्रेन का ऐसा भविष्य शायद ना रूस को गवारा होगा ना अमेरिका को। जंग के वक्त आने वाला कल नहीं दिखता तो जाहिर है कि बीते हुए कल से सबक लेकर रुक जाया जाए।
देखिए, इस युद्ध का चौथा दिन है आज। बातचीत की बात भी कही जा रही है, लेकिन हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये सवाल उठ रहा है इस संकट के बीच कि क्या यूक्रेन अगला अफगानिस्तान बनने जा रहा है। कर्नल दानवीर हमारे साथ यहाँ पर हैं। कर्नल दानवीर, आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है और कीव को लेकर क्योंकि चर्चा लगातार हो रही है, अभी उसकी घेराबंदी की बात जो रूस कर रहा है, अभी क्या हालात है मौजूदा? देखिए, अभी कीव की चारों तरफ से अच्छी तरह घेराबंदी हो गई है और आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से वहाँ के विदेश मंत्री ने यह आरोप लगाया है कि रूस जो है उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने का प्रयास कर रहा है। तो उसी चीज़ को हम समझाते हैं कि कैसे कीव जो बहुत महत्वपूर्ण है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे लड़ाई का, इसकी घेराबंदी किस तरीके से रूसी सैनिकों ने करी है और क्यों वहाँ के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें घुटने टिकवाने की तैयारी कर रहे हैं रूसी सैनिक। तो ये एक नक्शे के पे समझाएंगे। ये कीव का नक्शा है, ये कीव का नक्शा है और कीव जैसा आप देख रहे हैं, ये कीव का शहर भी दो हिस्सों में नेपियर नदी से डिवाइडेड है और इसका बहुत महत्व है जब आप मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जैसा कि हमने ये पूरी जो घटना है ये हमने प्लॉट करी है अलग अलग जगह से, जो हमें मीडिया इंफॉर्मेशंस मिली हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उनको हमने प्लॉट करके ये एक बिग पिक्चर बनाई है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब पिछले 24 घंटे के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले ये इरपिन का इलाका है, तकरीबन इस जगह पर इरपिन है, यहाँ पर छाताधारी सैनिकों ने एयर ड्रॉप किया और उसके बाद यहाँ पे जो एंटोनोव एयरफील्ड है उसको कब्जा करने की लड़ाई करी। और फिर ये है ओब्लांस्की का इलाका, वो है जहाँ पर आज सवेरे लड़ाई चल रही थी और ये तकरीबन सेंटर से, प्रेसिडेंशियल जो भवन है वहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है। साथ ही हमने ये भी खबर सुनी कि टीटेव का इलाका, टीटेव इस एक्सिस के ऊपर तकरीबन 80 किलोमीटर नीचे है। यहाँ पर जब रशियन थ्रस्ट निप्रो के इलाके से गुजरकर और ऊपर की ओर उसने रुख किया, तब आपकी यूक्रेनियन सेना अपने ही ब्रिज को तबाह करके और वो कीव के अंदर दाखिल हो गई और उसने डिफेंस इख्तियार कर लिया। साथ ही आज हमें ये सवेरे ये खबर आई कि वसी कीव के अंदर एक ऑयल डिपो के ऊपर धमाका हुआ और वहां पे बहुत जबरदस्त भीषण आग लग गई। वसी कीव दरअसल इस एक्सिस पर नीचे 30 किलोमीटर दूर वहां पर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस भी है। तो यानी कि इस पूरे इलाके में, इस नेपियर नदी के वेस्ट में, पश्चिम में जो कीव का इलाका है, इसके चारों तरफ बहुत जबरदस्त मिलिट्री एक्टिविटी और काफी लड़ाई सुनने को मिली। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न इलाका है, वहां पर कोई लड़ाई सुनने को नहीं मिल रही है। दरअसल ये इलाका आप कह सकते हैं कि रशियन के लिए काफी सेफ जोन है और रशियन आर्मी इस समय उसका मुंह और रुख कीव की तरफ नहीं होगा बल्कि बाहर की तरफ होगा। उसका मकसद ये होगा कि खार्किव और बाकी जो फ्रंटलाइन के जो इलाके हैं वहां से यूक्रेन की सेना, सैनिक भागकर और कीव को स्ट्रेंथन ना कर दें, उनको रोकने के लिए इस इलाके में रूस की सेना लगी होगी। और इसी बीच ये भी हम सुन रहे हैं कि चेर्नोबिल के इलाके में ब्रिज रिपेयर हो रहे हैं, रोड्स रिपेयर हो रही हैं। दरअसल नॉर्थ से, क्योंकि सबसे नजदीक पड़ता है कीव तक पहुंचना, तो वो लॉजिस्टिक सप्लाईज के लिए उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो कर्नल दानवीर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस मैप के जरिए बताया कि आखिर किस तरह से यूक्रेन क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है और रशियन सैनिक जो हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है और कीव को किस तरीके से घेरने में कामयाबी हासिल हो रही है लगातार। लेकिन अब पुतिन की आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुतिन का प्लान है क्या। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने की बात रूस की तरफ से की गई है। पुतिन आगे की रणनीति अब क्या बदल रहे हैं और उसमें क्या आखिर देख रहे हैं। नाटो देशों को लगातार रूस की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं और चेतावनी भी दी जा रही है। कीव पर कब्जे के करीब रूस है, बेहद करीब पहुंच चुका है और कीव पर कब्जे की कोशिशों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। घेराबंदी और कैसे कीव को कब्जे में लिया जाए, ये उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी तैनाती की गई है और पुतिन
आगे अब क्या करेंगे, निगाह इसी पर है, क्योंकि एक तरफ युद्ध भी चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की टेबल भी तैयार हो रही है और बेलारूस में उस टेबल को रखा गया है जहां पर दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, एक बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह बैठक होगी। इस वक्त की मौजूदा स्थिति को देखकर यह बड़ी बैठक थोड़ी ही देर बाद शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस मीटिंग में चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं युद्ध की स्थिति के दौरान, उसी को लेकर चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत में यह बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग थोड़ी ही देर में बड़े अधिकारियों के साथ करने जा रहे हैं और बात इसको लेकर भी होगी कि आखिर भारत इसे किस तरीके से देख रहा है, इसके असर और प्रभाव को लेकर। इसके साथ ही जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में कई जगहों पर, हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वापस लाया भी जा रहा है, कई विमान पहुंच चुके हैं, कई स्टूडेंट्स के जो दल हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी फंसे हुए छात्रों को कैसे निकाला जाए, ये कोशिश और आगे कैसे बढ़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे अपने अधिकारियों के साथ। और इस हाई लेवल मीटिंग में क्या तय होता है ये भी बीपी न्यूज आपको आगे बताएगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है और अब से थोड़ी ही देर में यह मीटिंग शुरू होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों को सुनेंगे और फिलहाल उनसे विचार विमर्श करेंगे। जो करंट सिचुएशन इस वक्त युद्ध के हालातों को लेकर बने हुए हैं उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि चौथा दिन है युद्ध का। और इस बीच उन भारतीय स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को निकालने का भी सिलसिला लगातार जारी है। कई सेफ पैसेजेस के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। अभी जो फंसे हुए हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे सुरक्षित अपने वतन वापस लौटाया जाए, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को पार करना भी यहां पर महत्वपूर्ण होगा। और तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं युद्ध के मैदान से, यानी यूक्रेन से। वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक और रूसी सेना पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कैसे रूसी सेना पर यूक्रेन लगातार अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये ड्रोन से अटैक किया गया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। रूसी सैनिक जो कि घेराबंदी में लगे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन भी डटकर अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, जवाब दिया जा रहा है। और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें कुछ सामने। कर्नल दानवीर, आप कुछ कहेंगे इन तस्वीरों पर? हाँ, देखिए ये खैर तस्वीर इतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ कोई धमाका हुआ है। और इनफैक्ट मैं इसको ऐड करूंगा कि ये तस्वीर ऐसे लग रहा है कि शायद वाइट फॉस्फोरस एमिनेशन जिसका जिक्र भी हुआ है उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि समय अभी प्रोपेगेंडा का है, दोनों तरफ से दबा के प्रोपेगेंडा हो रहा है। आम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस की बात जो पहले करी गई थी, ये तो आप ड्रोन के हमले की बात करें, जो वाइट फॉस्फोरस एमिनेशन की बात करी गई थी उसको केमिकल अटैक का नाम दिया गया था। दरअसल ये हर एक सेना के पास होता है, जो आपने कई बारी तस्वीरों में देखा होगा कि स्मोक जनरेट किया जा रहा है, वो सिर्फ वो वाइट फॉस्फोरस एमिनेशन से ही किया जाता है। और कोई भी सेना अपनी हरकत को छुपाने के लिए वाइट फॉस्फोरस से स्मोक जनरेट करके अपनी हरकत को छुपाती है। तो देखने से वैसा लग रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है, क्योंकि शायद लाइट कम है और फ्लैश ज़्यादा है और ये ड्रोन से ही हमला किया गया है। देखिए ये एरियल व्यू है और ऊपर से टारगेट किया गया है और नीचे कोई गाड़ी खड़ी है या बख्तरबंद है गाड़ी है या लाइट आर्मर्ड गास्ट ट्रीग है, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए का ये वीडियो है। बिल्कुल, क्योंकि ये ड्रोन से हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं रूसी सेना पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई हैं। ये टारगेट कर किया गया हमला और रूसी सेना, जैसा बताया जा रहा है कि नीचे रूस के सैनिक, वहां पर उनकी गाड़ियां और ऊपर से ये ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से। तो ये तो हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन युद्ध भूमि से बड़ी खबर एक और आपको बता दें। बातचीत की जो पहल है वो शुरू भी हो चुकी है और खबर ये आ रही है कि यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए रूस ने प्रतिनिधिमंडल भेजा है।
डेलीगेशन रूस की तरफ से भेजा गया है, जिसमें रक्षा विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय के भी प्रतिनिधि इस दल में शामिल हैं, जो शांति वार्ता के लिए जो बताया ये जा रहा है कि बेलारूस में ये बातचीत होगी और उसके लिए ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर भेजा गया है यूक्रेन से बातचीत के लिए। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और अपडेट भी लगातार आपको दे रहे हैं। अब चूंकि कर्नल दानवीर यहां पर बातचीत की बात हो रही है, अब एक रास्ता ढूंढने की कोशिश, कम से कम एक सहमति दोनों देशों की तरफ से बन पाई है कि आइए एक टेबल पर बैठिए, लेकिन ये इतना आसान होगा क्या? देखिए, ये बात वहाँ तक पहुँची है, ज़रूर बिहाइंड द सीन्स काफ़ी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। साथ के साथ आप ब्रिंकमैनशिप को भी देखिए, रूस ने ब्रिंकमैनशिप का लेवल भी बढ़ा दिया है, डेटरेंट न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ब्रिंकमैनशिप का गेम चल रहा है और इस ब्रिंकमैनशिप के अंदर नेगोशिएशन का एक विंडो ओपन करके रखा गया है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि कीव पे भी हमला पूरे जोर शोर से नहीं किया गया है, क्योंकि एक एस्केप रूट दिया जा रहा है, एक नेगोशिएशन के लिए एक विंडो खोल के दी जा रही है। और शायद अगर ये चीज़ कामयाब होती है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हज़ारों मासूम जाने बचने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वार्ता बिल्कुल हो और सफल भी हो। तो डेलीगेशन पहुंच चुका है और ये बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत होगी, जैसा कि बताया जा रहा है, और दोनों ही देश। लेकिन कर्नल दानवीर, हम और भी एक्सपर्ट से इसको लेकर बात कर रहे थे कि कुछ शर्तों का जो जिक्र किया जा रहा था, आपको क्या लग रहा है कि मतलब शर्तों के आधार पर ये बातचीत आगे बढ़ेगी? क्योंकि दोनों में से कोई पीछे हटने को फिलहाल तो तैयार नहीं है। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें अलग है, क्योंकि इसके अंदर हम एक शेयर्ड हिस्ट्री देख रहे हैं, शेयर्ड स्लाविक लीनिएज देख रहे हैं, और ये वही लोग हैं, रूसी और यूक्रेनियन, इन दोनों लोगों के, दोनों इलाकों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा है। मार्शल ज़ुकोव की अगुवाई में युद्ध लड़े हैं। यूक्रेन से 2 राष्ट्रपति सोवियत यूनियन को मिले हैं। सो एक बहुत ही शेयर्ड हिस्ट्री है, और पुतिन भी नहीं चाहते कि इस तरीके से पूरी यूक्रेनियन जो कम्युनिटी है, जो पूरा जो नेशन है, उसको ह्यूमिलेट कर दिया जाए। देखिए, हमने देखा कि कैसे 71 के अंदर सरेंडर हुआ, उसके बाद में शिमला समझौता हुआ और अपनी शर्तों पे पूरा काम करवाया गया, वो एक अलग माहौल था। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने आप को एक ही देश मानते हैं, तो ये उस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहते कि सदियों तक फिर दुश्मनी जो है पक्की हो जाए। मेरा ये मानना है। और क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर पर यह बताया जा रहा है कि ये बैठक हो रही है, तो क्या इसमें बेलारूस की भूमिका भी अहम हो जाएगी? उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी आगे। लेकिन इस वक्त युद्ध भूमि से ये बड़ी खबर कि बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल जो है दोनों ही देशों के, वो पहुंच चुके हैं, और ये बातचीत आगे क्या होगी, क्या ये युद्ध की समाप्ति की ओर युद्ध को लेकर जाएगी, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई हर जानकारी एबीपी न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर दे देते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस युद्ध से जुड़ी हुई ये बैठक थोड़ी ही देर बाद होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बड़ी बैठक से जुड़ी हर जानकारी आपको हम देंगे आगे। बैठक में यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने पर भी चर्चा होगी। ऑपरेशन गंगा के जरिए लगातार भारतीय छात्रों को सरकार देश वापस ला रही है, लेकिन अब भी वहां पर हजारों की संख्या में बच्चे फंसे हुए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाए, हम लोग चाहते हैं कि हमको इंडिया एम्बेसी के थ्रू ले जाया जाए, जिससे कि हम पूरे सेफली बॉर्डर तक पहुंच जाए। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे कब अटैक हो जाए और हम अभी बात कर पाए या नहीं कर पाए। बहुत सारे बम गिरे और ज्यादा तेज गिरे थोड़े, हम लोग की बेड और बिल्डिंग सब हिल गई। हम लोग यहाँ पे मेट्रो की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए बचने के लिए वही सबसे सेफेस्ट जगह है। खाना पीने की बहुत दिक्कत है, बंकर में छुपे हैं, बहुत हालत खराब है बच्चे की।
हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन से जब जब धमाके की तस्वीरें आती हैं तो हजारों हिंदुस्तानियों की दिल की धड़कन किसी अनहोनी की आशंका से तेज हो जाती है। अपने दिल के टुकड़े की चिंता कभी माथे पर शिकन लाती है तो कभी आंखों से आंसू। लेकिन इसी बीच ताजा हवा के झोंके की तरह यूक्रेन से वापस लौटे ये बच्चे उन हजारों परिवारों को उम्मीद की रोशनी दे रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ने गए भारतीय बच्चों के लौटने का सिलसिला जारी है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत लौट चुके हैं। Every single one of our citizens are back safely back home in India. घर लौटे इन बच्चों के परिवारों पर पिछले 3 दिन बेहद भारी गुजरे हैं। पिता की आंखों से छलक रहे आंसू इसकी गवाही दे रहे हैं। मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी बच्चे आ जाए मुझे और भी खुशी होगी, सब बच्चे आ जाए मुझे और भी खुशी होगी। उम्मीद है हमारे बच्चे सभी वहाँ से आ जाएंगे। यूक्रेन से लौटे इन बच्चों के लिए ऐसी ही भावना हर जगह उमड़ रही है। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा कि हाँ मैं एक अच्छे देश का निवासी हूँ और मेरी सरकार बहुत कुछ कर रही है। मेरी सरकार ने साथ दिया और मेरा बेटा आज मेरे साथ है। एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, बच्चे के लिए बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या सिचुएशन होगी बच्चे के साथ। ये बच्चे तो सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, लेकिन इनके बहुत से साथी अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। इन्हें उनकी भी चिंता है। मिसाइल पे मिसाइल चल रहा था और बच्चे बंकर में फंसे हुए थे, बैठे हुए थे, न खाने को न पीने को, और बहुत बुरा हालत था। बहुत अलर्ट सायरन सुनाई दे रहा है रोड पे निकले तो, और सब बंद है, तो काफी टेंस सिचुएशन थी। 500 बच्चा एक जगह, वहाँ पे इतनी सफोकेशन हो रही है, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं और ना सो पा रहे हैं। और वो वहाँ कहीं बास्केटबॉल कोर्ट में रह रहे हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट में 300-400 बच्चे, उनको खाना पीने का कुछ नहीं मिल रहा। एक खाने 7-7 बच्चे शेयर कर रहे हैं। ये छात्र छात्राएं घर तो लौट आए हैं, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे हैं जो वॉर जोन में थे। युद्ध का वो मंजर आज भी इनके शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। दोनों खाना तक नहीं मिल रहा। 10 बच्चे हैं और 1 प्लेट खाना मिलता है और ना पानी मिल रहा है, एनीथिंग नथिंग। और 2 बहुत गंदे फंसे हुए हैं कीव में, खार्किव में एंड मैनी मोर प्लेसेस। ये दिन मैं शायद जिंदगी में कभी ना भूलूं और सरकार के लिए मैं बहुत थैंकफुल और बहुत ग्रेट हूँ। अभी भी फर्स्ट ईयर के काफी बच्चे उधर हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनके पेरेंट्स बहुत फील कर रहे हैं उनके लिए। इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी यूक्रेन में, वॉर पे डेली पे डर लग रहा था, बंकर में शिफ्ट करना पड़ रहा था। किसी बच्चे को ऐसे कभी मिसाइल फट रहा है, कभी बम फट रहा है, ऐसे देखकर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। खाना खाने को कभी दिक्कत हो रहे थे, बहुत सारे दिक्कत हो रहे थे। जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है, भारत की बड़ी चिंता यूक्रेन में पढ़ाई करने गए भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में भी इस चिंता का जिक्र किया था। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। एयर इंडिया के विमानों से यूक्रेन के पड़ोसी देशों के जरिए भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। दरअसल यूक्रेन से भारत लाने में बड़ी समस्या ये है कि यूक्रेन में युद्ध के चलते विमानों की आवाजाही बंद है। ऐसे में भारत सरकार भारतीयों को पड़ोसी देशों के जरिए ला रही है। जंग के बीच रोमानिया, पोलैंड और हंगरी जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक पहुंचना इन बच्चों के लिए बड़ी चुनौती है। ये तस्वीर देखिए कैसे पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर भारतीय बच्चों का जमघट लगा है और सड़क पर ही ये वक्त गुजार रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, हमें कहीं उतारा गया और वहाँ से हमने लगेज ड्रैग करके 3-4 किलोमीटर तक हम बॉर्डर तक पहुँचे और फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी मिली। यूक्रेनियन लोग भी बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं,
तो अभी डे बाय डे बॉर्डर पे सिचुएशंस भी खराब होती जा रही हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी वहाँ पे है हमारी हेल्प करने के लिए। बॉर्डर पे तो हम लोगों को करीब 6 घंटे लगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, तो धीरे धीरे करके सब कुछ प्रोसेस हुई, बट अभी भी हमारे फ्रेंड्स बहुत वहाँ पे फंसे हुए हैं। रूसी हवाई जहाजों के लिए अपना वायु क्षेत्र बंद कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ कनाडा ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कनाडा ने रूसी हवाई जहाजों के लिए अपना वायु क्षेत्र बंद कर दिया। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें कनाडा ने भी अब रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो अलग अलग देशों की तरफ से भी रूस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यूक्रेन जो युद्ध से जूझ रहा है, यूक्रेन के गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर ये तबाह किया गया है। रूस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस के हमले में तबाह हुआ है यूक्रेन का सबसे बड़ा विमान, और उस विमान की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे रूस ने अपने हमले में तबाह कर दिया है। ये वही विमान है जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा विमान है। यूक्रेन के गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया, उस पर ये तबाह हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।